हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी दूसरी बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको एक कार्टून दे रखा है, ठीक है। ये कार्टून इम्पॉर्टेंट है। इस कार्टून को बनाया है आपके शंकर ने, ठीक है। और ये कार्टून जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डुअल रोल ऑफ कांग्रेस को, ठीक है। वैसे तो मैं आपका सस्पेंस ब्रेक नहीं करूँगी, लेकिन जब आप चैप्टर को आगे पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ इस टाइम पीरियड में एक ऐसी पार्टी थी जिसने लगातार फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में अपना डोमिनेशन दिखाया है, ठीक है। तो ये जो कार्टून है वो उसी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको उस पार्टी का रोल बताया जा रहा है, उस पार्टी का डुअल रोल दिखाया जा रहा है, यानी कि वो पार्टी ऑपोजिशन में भी थी और वही पार्टी रूलिंग पार्टी भी थी, ठीक है। तो आई होप आप जब ये कार्टून देख रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा ये लीडर कौन है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने नेशन बिल्डिंग के जितने भी चैलेंज थे उनको कवर किया था, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्शंस से रिलेटेड जितने आपके कंपटीशन है, चैलेंजेस है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चैप्टर नंबर 1 में कि जो आपका दूसरा चैलेंज है वो था कि डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करना है, तो वही चैलेंज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो भी आपका कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि अब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये आपकी इमर्ज होकर आएगी जो कि रूल करेगी इंडिया के ऊपर। तो वो सारे कंपटीशन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में चल रहे थे। इसी के अलावा हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ में अब तो पता चल ही गया होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है ना उसका डोमिनेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि लगातार जो आपके फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस का कैसे डोमिनेशन रहा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो जो आपकी अपोजिशन पार्टी, अब जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस जीत रही है तो जो हारने वाली पार्टी होगी वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, ठीक है। उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या है तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। हम लोगों ने देख रखा था कि पहला जो चैलेंज था वो था कि एक ऐसा नेशन यूनाइट करें जो कि एक ऐसा नेशन बिल्ड करे जो कि यूनाइट रहे, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था कि जब हमारा कंट्री आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हम आज़ादी ही इसी बेसिस पर ले रहे थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो कैसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था उसको, ठीक है। ऑल्सो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में, ये तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है कि नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड जो चैलेंज थे वो हम लोगों ने देखे। तो ऐसे ही चैलेंज जो थे वो बहुत सारे लीडर्स फेस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री फेस कर रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अलग अलग चैलेंजेस जो थे वो बाकी सारी कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो फेस कर रहे थे, ठीक है। और उन्हीं सारे चैलेंजेस को देखते हुए वो एक चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उनकी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उनके मुताबिक जो नेशनल यूनिटी है वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और ऐसे में अगर वो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर देंगे उनकी कंट्री में तो जो डेमोक्रेसी है ये ऐसे में डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट्स का कारण बनेगी, ठीक है। तो ऐसे में जो कंट्री होगी वो आपकी बट जाएगी। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं किया, ओके। इसी के साथ में जो भी कंट्रीज़ कॉलोनिज़म यानी कि जो ब्रिटिश रूल है उनसे जो आज़ाद हो रही थी कंट्रीज़, उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश किया उनकी खुद की कंट्रीज़ में, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी होती है ना वो भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर नाम के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पर जो कंट्रोल है, वहाँ पर जो डोमिनेट कर रहा है वो एक लीडर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपने वन पार्टी रूल सुना होगा, ठीक है, जैसे
चाइना में आपने देखा होगा कि तो वहाँ पर वन पार्टी रूल चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही चाइना में रूल करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि डायरेक्ट आर्मी रूल, ये भी आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में सुना होगा कि वहाँ पर तो आर्मी रूल है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो होता है ना, यानी कि ये जो प्रोमिसेस होते हैं ना, ये वो इसी बेसिस पर होते हैं कि अभी हम लोग जो है अभी आपकी कंट्री में यानी कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो अपनी जनता से बस यही बोलते हैं कि अभी हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, एक बार हम अच्छे से सेटल हो जाएं उसके बाद में हम आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर देंगे। बट क्या ऐसा हो पाता है? जी नहीं। एक बार अगर आप सेटल हो जाते हो ना तो फिर से अपने रूटीन को चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे ही इन लोगों के साथ भी था, ये बस प्रॉमिस कर देते थे कि एक बार जब हम लोग अच्छे से सब चीज़ें ठीक हो जाए उसके बाद में हम आपकी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर देंगे। बट फिर क्या होता था ना कि फिर आपकी डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में नहीं आ पाती थी, ठीक है। ओके, तो जब हम इंडिया की सिचुएशन देखते हैं ना तो इंडिया की कंडीशन बाकी सारी कंडीशन से डिफरेंट नहीं थी, अलग नहीं थी, हमारी सिचुएशन भी ऐसी ही थी। बट हम लोगों को चैलेंजेस के साथ खेलने में ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। हम इंडियंस ही ऐसे हैं जिनको चैलेंजेस से खेलने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इसी डिफ़िकल्ट पाथ को चुना, ठीक है। इन लोगों ने अपने कंट्री में, भारत में जो आपकी डेमोक्रेसी है, जो बाकी सारी कंट्रीज़ के जो लीडर्स वो डर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो कंट्री के लीडर्स थे ना वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना उससे हमने बस एक ही बात सीखी थी कि जब भी हम आज़ाद होंगे ना तो सबसे बड़ी चीज़ थी डेमोक्रेसी, उसको हम ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हमारे जो लीडर्स थे ना वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं, वो इसे एक सॉल्यूशन की तरह देख रहे थे, ठीक है। लोग क्या कर रहे थे? डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम की तरह समझ रहे थे, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे वो डेमोक्रेसी को एज ए सॉल्यूशन की तरह समझ रहे थे। बस यही जो है, यही नज़रिए का फ़र्क होता है, ओके। तो हर एक सोसाइटी की नीड होती है कि वो कैसे गवर्न होती है या वो अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है, ठीक है। क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। अब जब अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं ना तो अलग अलग डिफरेंट और एस्पिरेशन, मतलब अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की। अब ये जो एस्पिरेशंस हैं वो कैसे रिजॉल्व होगी, ये जो डिफरेंसेस, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगी, तो इसका आंसर होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो होता है ना वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करता है। पॉलिटिक्स में हम लोगों ने देख रखा है कि जो कंपटीशन और पावर होती है ना, यही दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर होते हैं पॉलिटिक्स के, ठीक है। तो बस यही चीज़ें जो थी, इसी वजह से हमारे जो लीडर्स थे वो ये डिसाइड करते हैं कि हम डेमोक्रेसी को अपने कंट्री में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट ईयर में यानी कि जब आप क्लास 11th में होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका एक आपकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है, उसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो था 26 नवंबर 1949, ठीक है। साइन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके प्रोविज़न्स लागू कब हुए थे, इफ़ेक्ट में कब आए थे, ये थे आपके 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये जो डेट्स है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन डेट्स को याद कर लेना, ओके। तो क्या उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, भाई ऐसे सोच लो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या हमारा जब सारी चीज़ें चल रही थी, या फिर जब हमारा, अभी आप देखोगे कि ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1950 में होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तब तक कि हमारे पास में कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो हमारी कंट्री को रेगुलेट कर सके। तो उस टाइम पर थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट, ये चीज़ को याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो हमारी कंट्री में रूल कर रही थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट होती क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट एक टाइप की टेम्पररी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो हमारी कंट्री को उस टाइम पर रेगुलेट कर रही थी, इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि इंडिया जो है वो कब फर्स्ट जनरल इलेक्शन करेगा और खुद की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ओके,
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सारे प्रोविज़न्स लिख रखे थे कि आप कैसे इलेक्शंस को करवाएंगे, आप कैसे गवर्नमेंट जब आएगी तो वो क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करेगी। तो वो सारी चीज़ें, सारे प्रोविज़न्स जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखे हुए थे, बट मशीन को उसकी काम पे लगाना था। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, जब ऐसा होता है ना, जब नया नया जोश होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो जब ऐसा लग रहा था ना कि जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस है वो कुछ ही महीने में हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। ओके, तो इस वजह से हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है ये आपका सेटअप होता है जनवरी 1950। इसका काम होता है, ये एक ऐसी कमीशन है जो हमारे कंट्री में इलेक्शंस वगैरह को कंडक्ट करवाती है। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल वर्जन आप क्लास 11th में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है वहाँ पर आप और भी ज़्यादा देखोगे इनके फंक्शंस के बारे में। तो इनके जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे आपके सुकुमार सेन। ये आपके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। यहाँ से आएगा आपका MCQ, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 1950 में ही हो जाएगा, बट एक्चुअल में कब हुआ था? 1952 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो उसका आंसर ये रहा। ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन जब फॉर्म हुआ ना तो वो ये देखता है ना कि भाई जितना आसान लग रहा है ना कहने में, उतना ज़्यादा इजी नहीं है हमारी कंट्री में आपको फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाना। क्यों करवाना? पहला पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से CBSE ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती कि बताओ वो इलेक्शन कमीशन कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा था। तो यहाँ पर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप अगर पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी कंट्री का साइज़, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा कंट्री कितना बड़ा है। तो ऐसे में पूरी की पूरी कंट्री में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जब आप इलेक्शंस को करवाते हो ना तो बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इसका काम किसको दे रखा है? डिलिमिटेशन कमीशन को। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो उनको ड्रॉ करना ये अपने आप में एक चैलेंज था। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि जब आपका इलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, जहाँ पर आप जितने भी सिटीजन्स हैं जो आपके वोट दे रहे हैं उनका नाम होता है। बट यहाँ पर पता है क्या हो रहा था? यहाँ पर 40 लाख विमेन ऐसी थी जिनका नाम उस इलेक्टोरल रोल या फिर उस इलेक्टोरल लिस्ट में था ही नहीं। यानी कि उनको कैसे नाम से मेंशन किया गया था? वाइफ ऑफ डैश, डॉटर ऑफ डैश, यानी कि उनको मेल नेम से जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। बताओ, जैसे मान लो जैसे किसी की पत्नी है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कौन सा नाम उठाए, मान लो रमेश। ठीक है, ऐसे समझ लो, मान लो रमेश है। ठीक है, अब जो रमेश की वाइफ है तो वाइफ का नाम नहीं लिखा जाएगा, ये बोला जाएगा वाइफ ऑफ रमेश। या फिर अब अगर रमेश की बेटी है तो लिखा जाएगा डॉटर ऑफ रमेश। इस टाइप से जो है इलेक्टोरल रोल्स में जो विमेन थी, अब 1-2 विमेन तो थी नहीं, 40 लाख विमेन के नाम जो थे वो रजिस्टर ही नहीं थे, सोचो, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इलेक्शन कमीशन जब ये चीज़ को देखता है ना तो वो मना कर देता है कि भाई इलेक्टोरल रोल्स को फिर से करो। ठीक है, फिर से रिवाइज़ करो, फिर से सही करो, हम ऐसे नहीं ले सकते भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि भाई आपके जो 40 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम पर, जिनको आपके 3200 MLAs 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना था। बट सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि उनमें से यानी कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से सिर्फ आपके 15% ही ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पर आज़ादी मिली थी उस टाइम पर जो हमारी लिटरेसी रेट है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा लो था। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो हमारे इंडिया में पढ़े लिखे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू सामने निकल कर आ रहा था। ऑल्सो क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ रही थी, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि भाई कैसे क्या सब कुछ होता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो था वो कम से कम 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करता है कि भाई आपको इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी उस टाइम पीरियड में। इसी वजह से जो हमारा इलेक्शन है वो धीरे धीरे पोस्टपोन होता गया। ठीक है,
पढ़ना आसान होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को फील करते हो ना तो वाकई में लगता है कि हाँ यार बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वह, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं ना तो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारा जो कंट्री था ना वो पहली बार डेमोक्रेसी को टेस्ट करने वाला था, डेमोक्रेसी को आपका कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री पुअर थी और इलिटरेट भी थी। तो ऐसी एक कंट्री जो कि आपकी पुअर है और इलिटरेट है, वो अपना पहला इलेक्शन ही डेमोक्रेसी के बेसिस पर करवा रही है। उस टाइम पर डेमोक्रेसी से प्रॉस्परस कंट्री जो आपकी रिच बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती थी उनमें आती थी, जैसे कि यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, जहाँ पर सब लोग लिटरेट थे। लेकिन हमारा कंट्री कैसा था? इलिटरेट था। तो सब लोग हंस रहे थे हमारी कंट्री के ऊपर, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे लोग तो अलग अलग तरीके से कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। यूरोप में जो है बहुत, आप देखते हो यूरोप में तो बहुत टाइम तक वुमेन्स को राइट ही नहीं दिए गए थे वोटिंग का, लेकिन हमारा कंट्री यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर जो था अपना पहला इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा था। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। ओके, तो अब मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे लोग जो थे वो कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे वो बोल रहे थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो थी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अब ये आप देखो कि कौन से लोग क्या क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे इंडिया को, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ बहुत जो क्रिटिसाइज़ लोग करते हैं तो क्या क्या होता है उसमें, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि जो आपके इंडियन एडिटर होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब इंडिया हमारा पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये बोलता है कि ये ना बिगेस्ट गैम्बल है आपका हिस्ट्री में। बिगेस्ट गैम्बल मीन्स क्या होता है? बिगेस्ट रिस्क है हमारे हिस्ट्री में। ऑर्गेनाइज़र जो कि एक मैगज़ीन थी वो ये बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू खुद आएंगे कन्फेस करने कि ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है कि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया, ठीक है। ऑल्सो एक ब्रिटिश मेंबर थे आपके इंडियन सिविल सर्विस में, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जब अभी तो इंडिया इलिटरेट है, लेकिन कई साल के बाद जब इंडिया लिटरेट हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, जब उसकी फ्यूचर जनरेशन इन लोगों के बारे में ये बोलेंगे कि अरे ये क्या चीज़ें हो रही थी हमारे इंडिया में कि बताओ इतने सारे इलिटरेट पीपल वोट देने जा रहे थे, ठीक है। तो सोचो इस टाइम के चीज़ें जो थी वो हमारे इंडिया को सहनी पड़ रही थी, देखनी पड़ रही थी कि लोग उन्हें कितना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप कोई नया काम करते हो तो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता ही है, ठीक है। वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो वही लोग आपके लिए अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। ऑल्सो तो हमारा जो आपका इलेक्शन है ये 2 बार पोस्टपोन्ड होता है और फाइनली अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक आपका इलेक्शन होता है। लेकिन मेजर हम लोग इसको जो है 1952 का जनरल इलेक्शन ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स जो हमारे कंट्री में थे वहाँ पर इलेक्शन जनवरी 1952 में ही होता है, ठीक है। अराउंड 6 मंथ्स लग जाते हैं कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट होने में, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं इलेक्शंस के बारे में, तो एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे। सोचो इतना टफ कंपटीशन जो था उस टाइम पर चल रहा था, ठीक है। ऑल्सो जब आपका रिज़ल्ट आता है ना, तो वो जो रिज़ल्ट जो होता है ना इलेक्शंस का, वो इतना फेयर होता है, इतना अच्छा होता है कि जो लूज़र्स होते हैं ना वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो रिज़ल्ट आया है ना ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उस टाइम पर चल रही थी। ऑल्सो जो इंडियन एक्सपेरिमेंट था ना डेमोक्रेसी का, इससे सब लोगों की बोलती बंद हो गई, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे जो आपके न्यूज़पेपर थे उनमें क्या आ रहा था, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वो चीज़ बोलते हैं कि हम लोग ये समझ रहे थे कि जो डेमोक्रेसी है, हम लोग बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो सभी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हो सकती है, क्या एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी वो इतनी ज़्यादा रिस्की थी कि हम उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे अपने अपने कंट्री में, ठीक है। ऑल्सो जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो ये क्लेम करता है कि हाँ, जो हिंदुस्तान टाइम है वो ये क्लेम करता है कि आपका देयर इज़ अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये जो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है ये आपकी पहला लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि इंडिया ने कर दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से अप्रिसिएशंस मिल रही थी। ऑल्सो बहुत सारे जो लोग थे ना, बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी थे, ठीक है। ऑल्सो जो इंडिया का जो जनरल इलेक्शन है ये एक लैंडमार्क बनता है हिस्ट्री ऑफ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट उठा के डायरेक्ट CBSE पूछ लेती है,
ठीक है, और बोलते हैं कि बताओ इसको जो है एलेबरेट करो, इसका मीन बताओ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो मैं ये बताऊं, इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। ये आपको एनसीईआरटी लिख कर बोलता है कि भाई जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लीडर्स ने ये चीज़ देखा तो उन्होंने बस मना कर दिया कि हम अपने कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। जी ऐसा नहीं होता है। जो डेमोक्रेसी होता है ना, वो कहीं भी आप किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में आप उसको अगर इस्टेब्लिश कर देते हो तो वो कहीं भी प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से आपका कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर हमारा पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।